कंप्लीट फिजिक्स के टॉप 10 न्यूमेरिकल्स, और ये न्यूमेरिकल्स पीवाईक्यू में कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप ये पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हो न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में, तो आप आने वाले बोर्ड एग्जाम या प्री बोर्ड में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आसानी से कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, लाइट चैप्टर से। आपको ग्लास और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही हो गया 3/2, वाटर का 4/3, और मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो कैलकुलेट करनी है। तो लाइट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि किसी मीडियम में लाइट की जो स्पीड है उसका सिंबल क्या होता है, v, यानी आपको v पता करना है। हेलो चैंपियंस, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में, जहां मैं लेकर आया हूं कंप्लीट फिजिक्स के टॉप 10 न्यूमेरिकल्स, और ये न्यूमेरिकल्स पीवाईक्यू में कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप ये पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हो न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में, तो आप आने वाले बोर्ड एग्जाम या प्री बोर्ड में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारे सेकेंड वर्जन उड़ान प्रो, जो कि हमारा क्रैश कोर्स था, उसका 2.0 वर्जन आ चुका है, और इसमें हम आपका कंप्लीट सिलेबस कम टाइम में, यानी दिसंबर तक में आपका कंप्लीट सिलेबस प्रैक्टिस करा देंगे। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे, सिलेबस भी रिवाइज कराएंगे, और सैंपल पेपर भी सॉल्व कराएंगे, साथ ही साथ उसका सोल्यूशन भी देंगे, है ना, और डाउट क्लासेस भी रहेंगी। और अगर आपको सोल्यूशन अभी क्रैश कोर्स में इनरोल नहीं होना है, तो आप डेमो क्लास भी ले सकते हैं 10 दिन का 149 में, और कंप्लीट क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा 949 में, जो कि एडटेक इंडस्ट्री का अब तक का सबसे एफोर्डेबल क्रैश कोर्स है ना। और अगर आपको सिर्फ सैंपल पेपर चाहिए, मैथ्स का, साइंस का, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, सोल्यूशन के साथ, सोल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में भी हो और वीडियो के फॉर्म में भी हो, तो आप हमारा ये सैंपल पेपर प्लस साइंस की चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की पीडीएफ, वो आप ये हमारा ले सकते हैं 550 में। ठीक है, और अगर आपको केवल और केवल साइंस के चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स और चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बुक चाहिए, तो वो 249 में आप ये ले सकते हैं। ठीक है, चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड अप्लाई करना है रघु-K10 और इनरोल कर लेना है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्रैश कोर्स चाहिए, आपको सिर्फ सैंपल पेपर और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बुक चाहिए, या कॉम्पिटेंसी बुक और हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो आपको रिवीजन में हेल्प करे, है ना। हैंड रिटन नोट से आपका रिवीजन हो जाएगा और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी साइंस की, है ना। तो आप इनमें से जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं, अपनी नीड देखिए, और आपके लिए हमने सारे प्रोडक्ट इसीलिए बनाए हैं ताकि आपको पढ़ाई में कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो कोड याद रखिएगा, रघु-K10 है, लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है चारों का। आप क्या कर सकते हैं, लिंक पे क्लिक करना है, कोड अप्लाई करना है रघु-K10, और पेमेंट करके आपको बैच में एनरोल हो जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, लाइट चैप्टर से। ठीक है, आपको क्या पूछा है, आपको ग्लास और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही हो गया 3/2, वाटर का 4/3। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखा है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछा है। वाटर क्या है, मीडियम, और मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो कैलकुलेट करनी है। तो लाइट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि किसी मीडियम में लाइट की जो स्पीड है उसका सिंबल क्या होता है, v, यानी आपको v पता करना है। और v पता करने के लिए आपके पास क्या है, तो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी n की वैल्यू है, मेरे पास c की वैल्यू है ना। तो मुझे n की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, तो v निकल जाएगा। n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो मुझसे किस मीडियम का पूछा है, वाटर का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किस मीडियम का रखेंगे, वाटर का। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3, और c कितना है, c होता है, आपको कोई बताएगा नहीं, याद रखना पड़ेगा। c का मतलब एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड, और ये हमेशा फिक्स होती है, इसको याद रख के चलो, कोई बताने वाला नहीं है, अगर बता दिया तो ठीक है, लेकिन ये याद होना चाहिए। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब v कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर c/v होता है ना। तो अब आपको v निकालना है, तो इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा बदल देता हूं, v = हो जाएगा c/n। c कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और n कितना है, 4/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका आंसर। अब ऑप्शन में देख लो, क्या ये आंसर है, हाँ है, ए ऑप्शन में है 9/4
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो टिक कर देंगे और 1 नंबर हमें मिल जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आपको क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास दे रखा है ना। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास का मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। विथ रेस्पेक्ट का मतलब कि जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू नीचे और जिसका निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू ऊपर। तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कितना दिया है 1.6, और इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब एयर के रेस्पेक्ट में जब हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं तो वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आमतौर पे सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो है ग्लास का, ये एयर के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। तो ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब पूछा क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, यानी डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, यानी आपसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तभी तो कहेंगे डायमंड का एयर के रेस्पेक्ट में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये वैल्यू जो कि 1.6 है और ये वैल्यू जो कि 1.5 है, उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, और नीचे क्या बचेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो ये बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन एयर, यानी एब्सोल्यूट, यही तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, यही तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ये करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू 1.6 है और इसकी वैल्यू 1.5 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आ जाएगा। तो 1.6 इंटू 1.5 कर देना है, 1.6 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करो, देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ रहा है। तो यहां मैं करके देख लेता हूं, ये आ रहा है आपका 2.4, कितना 2.4, यानी कि डायमंड का एयर के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, वो हो जाएगा 2.4। ऑप्शन में दिया है क्या, सी ऑप्शन दिया है, टिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। तो ये समझना पड़ेगा कि विथ रेस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ। तो डायमंड का ग्लास के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, मतलब कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को हम डायमंड का ग्लास के रेस्पेक्ट में बोल देंगे। बात समझ में आई, क्लियर। तो ये लिखने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि C का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स B के रेस्पेक्ट में 1.2 है, C का B के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है, इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B ये 1.2 है। तो इन दोनों की वैल्यू अगर पुट करेंगे और तब रेशियो निकालेंगे तब 1.2 आएगा। ये कहने का मतलब है, इस लैंग्वेज को पकड़ो तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वाह, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है। शो द अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर्स ऑफ 2, 3 and 6 ohm which are connected in such a way that total equivalent resistance of the combination is 1 ohm, B 4 ohm, justify your answer in each case। तो हमारे पास क्या है, 3 रजिस्टर है, कौन कौन से, 2 ohm का, 3 ohm का और 6 ohm का, 2 ohm, 3 ohm और 6 ohm। अब आपको बोला है पहला कि आप इनको ऐसे जोड़ो कि जोड़ने के बाद जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 1 ohm आए और सेकंड केस 4 ohm आए। तो एक बार 1 ohm चाहिए, एक बार 4 ohm चाहिए। तो मैं पहला केस देख लेता हूं, ठीक है। 1 ohm चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 2, 3, 6 को ऐसे जोड़ूं, 2, 3, 6 को ऐसे जोड़ूं कि क्या आ जाए, 1 आ जाए,
ठीक है, तो ये 1 कैसे आएगा आप ही बताओ। अगर मैं तीनों को पैरेलल जोड़ूं, तो अगर मैं तीनों को पैरेलल जोड़ दूं तो क्या मेरा काम बन जाएगा बताओ। तो पैरेलल में जोड़ूंगा तो 1/r हो जाएगा 1/2 + 1/3 + 1/6, है ना। 1/r = 2 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 1 जा 3 3 3 1 जा 1 6, 2 3 जा 3 2 जा 6 1 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2 5 1 6, 6/6, तो 1/r हो जाएगा आपका 1/1, तो r की वैल्यू आ गई 1 ओम। तो इसका मतलब कि 1 ओम के लिए मुझे तीनों को पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, और उसका ये रहा डायग्राम, है ना। क्या रहा डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम है। इसमें आप मेंशन कर दो कि ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 6 ओम है। तीनों को पैरेलल में जोड़ोगे तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट 1 ओम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड केस, बी पार्ट भी तो है। अच्छा, बी पार्ट के लिए तो जगह ही नहीं बची, चलो बी पार्ट के लिए मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ। बी पार्ट को यहां सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। बी पार्ट को मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। बी पार्ट में क्या बोला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, 4 ओम। अब 4 कैसे आएगा बताओ। 4 लाने के लिए जरा आप ये सोचो कि मैं तीनों को सीरीज में जोड़ूंगा तो नहीं आने वाला, तीनों को पैरेलल जोड़ूंगा तो 1 आएगा। तो फिर ये देखूं कि किसी दो को मैं सीरीज या पैरेलल में जोड़ूं। तो अगर मैं 6 और 3 को पैरेलल में जोड़ता हूं, मतलब ऐसे 3 और 6 को पैरेलल में जोड़ता हूं और 2 को इनके साथ सीरीज में जोड़ देता हूं, तो क्योंकि जब आपने सारों को सीरीज, सारों को पैरेलल में एक बार देख लिया तो नहीं बन रहा, 4 की वैल्यू नहीं आ रही, तो फिर तीनों सारों से, फिर जैसे 3 थे, तीनों को चेक किया आपने, एक साथ सीरीज में लगाया, एक साथ पैरेलल में लगाया, नहीं आया आंसर, तो अब 2 को लगाओ, है ना, ऐसे चलना है, ठीक है। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 3 और 6 का एलसीएम लूंगा तो 6 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। और 3 और 6 का एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 + 1/6। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/r, ये हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, 2 1, ये हो जाएगा 3/6, 1/2 यानी 1/r, तो r की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो 6 और 3 की जगह मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6 और 3 का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2, और वो 2 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 4 ओम। यानी 4 ओम में लाने के लिए 6 और 3 को तो पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा और इन दोनों का इक्विवेलेंट इस 2 के साथ सीरीज में होगा, तब जाकर 4 ओम आएगा। तो ये रहा बी का आंसर और ये रहा ए पार्ट का आंसर। तो आपको डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, हैज ए रेजिस्टेंस 64 ओम। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। What would be the resistance of another wire of same material having length L/2 and area of cross section 2A? तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीजें हैं, रेजिस्टेंस है, लेंथ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्लियर। तो यहां आपको तीनों चीजें किस फॉर्मूले में रहती हैं याद करो, तो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो ये तीनों चीजें होती हैं इस फॉर्मूले में, फॉर्मूला है R = ρ L/A। तो फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन ये फॉर्मूला कितने बार लगाना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि वायर कितने हैं, 2, एक पहला वाला वायर है और एक दूसरा वायर है, अनदर वायर। तो 2 वायर हैं, 2 बार ये फॉर्मूला लगेगा। तो 2 वायर हैं तो आप वायर का नाम दे दो, वायर 1। ऐसे क्वेश्चन में आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है। 2 वायर हैं तो वायर का नाम दे दो, ठीक है।
यहां मैं करता हूं सॉल्व। एक हो गया वायर 1, दूसरा हो गया वायर 2, ठीक है, और बीच में कर दो ऐसे पार्टीशन, ठीक है। तो पहले वायर का लेंथ कितना है L, एरिया कितना है A, रेजिस्टेंस है 64 ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हो गया कितना 64 ओम, ठीक है, लेंथ हो गया L, एरिया हो गया A, और रजिस्टिविटी तो दिया ही नहीं है, तो रजिस्टिविटी नहीं दिया है तो मान लो, क्या मानोगे, तो रजिस्टिविटी का सिंबल क्या था रो, तो रो मान लो, है ना, तो रो हमने मान लिया। तो फॉर्मूले के हिसाब से रेजिस्टेंस जो कि 64 ओम है वो इक्वल किसके हो जाएगा, रजिस्टिविटी इनटू लेंथ L अपॉन एरिया A, है ना। तो ये हो गया, ये वायर 1 का केस बन गया। अब वायर 2 पे आ जाओ। तो वायर 2 का आपने जो रेजिस्टेंस है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, यानी आपको वायर 2 का रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपने वायर 2 का जो रेजिस्टेंस है उसको मान लिया R2, ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जो दूसरा वायर है, अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियल। तो मटेरियल, अगर वायर, दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं तो दोनों की कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, लेंथ नहीं होगी, एरिया नहीं होगी, रेजिस्टेंस भी नहीं होगी, लेकिन रेजिस्टिविटी सिमिलर होगी। तो जो रेजिस्टिविटी आपने वायर 1 का माना था वही रेजिस्टिविटी आपको वायर 2 का भी मानना पड़ेगा। इसको रो माना तो इसको भी रो मानो, क्यों, दोनों सेम मटेरियल्स के बने हैं, और मटेरियल रेजिस्टिविटी केवल मटेरियल से डिसाइड होती है, ठीक है। दूसरे वायर का लेंथ कितना दिया है, तो L/2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 है, तो लेंथ हो गया L/2, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया 2A, क्लियर। तो अब हम क्या फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस इजकल टू, रेजिस्टेंस क्या माना था, सेकेंड वायर का R2 मान लिया था, इजकल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया, तो लेंथ L/2, एरिया 2 है, ठीक है। अब ये 2 नीचे आएगा तो इस 2 के साथ हो जाएगा क्या 4, तो 1/4 इंटू रो लेंथ L अपॉन एरिया A, इस 2 को इसके साथ नीचे लाकर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 1/4, और बाकी वैल्यूज को वैसे का वैसा लिख दिया। अब ये वैल्यू कहां से आएगी, तो भैया ये किस जन्म के लिए सॉल्व किया था, इसी जन्म के लिए कि रो L अपॉन A की वैल्यू 64 है, तो ये वैल्यू आप यहां से उठाकर यहां पुट कर दो। तो पुट करोगे तो ये बन जाएगा क्या 1/4 इंटू इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 64 ओम। अब ये हो जाएगा आपका 16 ओम। ये रहा आपका आंसर, यानी कि दूसरे वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 16 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यही फॉर्मूला लगाया, लेकिन ये फॉर्मूला कितने बार लगाया, 2 बार। तो जब भी ऐसा केस आए कि एक वायर का दिया है, दूसरे वायर का पूछ रहा है और मटेरियल सेम है, तो बस रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगी। पहले केस में जो इक्वेशन बना उसका वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अप्रोच है, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे इस टाइप का तो आप सॉल्व कर लोगे। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में लेंथ पूछे, किसी क्वेश्चन में एरिया पूछ ले, इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस पूछा था, तो आप दूसरे वायर का कुछ भी पूछेगा, लेंथ, एरिया या रेजिस्टेंस, आप निकाल लोगे। 2 बार आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको फिर से बता दूं कि हमारा जो क्रैश कोर्स है उड़ान प्रो 2.0 वो आ चुका है, और आप अगर चाहते हैं कि लिमिटेड टाइम में यानी कम समय में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लूं, PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लूं, डाउट सेशन में डाउट पूछ लूं और सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर लूं सारे सब्जेक्ट्स का, तो आपके लिए हमारा क्रैश कोर्स उड़ान प्रो 2.0 आ चुका है सिर्फ और सिर्फ 949 में। और अगर आप चाहते हो कि मैं डेमो क्लास लेकर देखूं तब डिसाइड करूं, तो आप इसी क्रैश कोर्स का 10 दिन का डेमो क्लास भी ले सकते हैं 149 में, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्रैश कोर्स नहीं लेना, सिर्फ सैंपल पेपर लेना है,
तो हम आपको सैंपल पेपर सोल्यूशन के साथ, सोल्यूशन पीडीएफ और वीडियो के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में सोल्यूशन मिलेगा। और साथ ही साथ आपको सोल्यूशन सैंपल पेपर मिलेगा कितना, तो 10 साइंस के, 10 मैथ्स के, 10 सोशल साइंस के और 10 इंग्लिश के, यानी 40 सैंपल पेपर प्लस साइंस की चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बुक। तो ये 40 सैंपल पेपर सोल्यूशन के साथ और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बुक आपको मिल जाएगी 550 में। और अगर आप चाहते हैं कि सैंपल पेपर मैं ले चुका हूं, मुझे सिर्फ रिवीजन के लिए कुछ नोट्स मिल जाए और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए, तो आपके लिए हमने साइंस की चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स की बुक और साइंस की चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बुक आपको कंबाइंड हम दे रहे हैं 249 में। और इन सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कोड अप्लाई करना है रघु K10। इसमें से जो आपको लगता है बेस्ट है मेरे लिए, जिससे मेरा प्रिपरेशन अप टू द नॉच हो जाएगा, मैं मोर देन 90% ला पाऊंगा, वो प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। और डिस्काउंट चल रहा है, रघु K10 कोड अप्लाई करना है। और आपके लिए जो प्रोडक्ट हमने बनाए हैं सारे बेटर हैं, आपको डिसाइड करना है इनमें से मैं क्या लूँ। ठीक है, डेफिनेटली मैं कहूँगा ये तो ज़रूरी लो, क्योंकि 249 इज़ नॉट द बिग अमाउंट। और ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ना, वो हमने बनाए हैं खुद, तो कि आपको बार बार एनसीईआरटी ना उठाना पड़े रिवीजन के लिए। अगर आप ये एनसीईआरटी से ही बनाया है तो कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है, सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। और अगर आप ये नोट से रिवीजन कर लेते हो तो आपका कम समय में रिवीजन हो जाएगा और फिर आप सारा समय क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगा सकते हो। ठीक है, और सैंपल पेपर है ही, और अगर कुछ नहीं तो फिर ब्रह्मास्त्र है ही क्रैश कोर्स। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी क्वेश्चन किसका है, कॉनकेव मिरर का है। पहले तो इसको अंडरलाइन कर लो, ऐसे अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको गिवन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ गिवन है। फोकल लेंथ क्या होता है कॉनकेव मिरर का, माइनस होता है। तो जो 12 है वो 12 नहीं है, सिर्फ -12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, यानी आपको u की वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर। इसको अंडरलाइन कर लो। ये आप अंडरलाइन कहाँ करोगे, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, उसको पढ़ते समय अंडरलाइन कर लेना पेपर में, ताकि जब आप उसका सोल्यूशन आप आंसर शीट पे लिखो तो आपसे कहीं मिस्टेक ना हो, गलती ना हो। और ये बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ये कोई टीचर नहीं बताता है। एज ए स्टूडेंट समझकर आपको, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट होता तो मैं ऐसे करता। अगर गलती से बचना हो तो ऐसे करो। ठीक है, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होता है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। देन यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने गिवन लिख लिया, अब क्या लिखेंगे, जो फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जब क्वेश्चन मिरर का है, आपने अंडरलाइन कर दिया तो आपको याद है, तो आप लेंस फॉर्मूला नहीं लगाओगे गलती से, है ना, इसीलिए कह रहा हूं अंडरलाइन कर लेना। तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, अब आपको लिखना पड़ेगा, बाई अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला। मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप पूरा लिख देना, बाई अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला। इससे एग्जामिनर पे ना इंप्रेशन अच्छा क्रिएट होता है। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को इसी फॉर्मूले में क्या करना है, पुट कर देना है। तो चलो पुट करो, तो ये हो जाएगा 1/v प्लस u कितना है, -8, है ना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -8 हो जाएगा। तो इसको -8 कैसे लिखे, तो ये लिखने का तरीका ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, -1/f, माइनस क्यों लगाया, फोकल लेंथ माइनस में था, तो ये हो जाएगा -12। तो ब्रैकेट लगाने से आपसे गलती नहीं होगी। अब अगला स्टेप में प्लस माइनस माइनस होता है, तो अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो दिक्कत होगा, साइन में कोई मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 1/v = -1/12 + 1/8। ठीक है, फिर अगले स्टेप में 1/v = 12 और 8 का एलसीएम, 12 8 का एलसीएम कितना होगा, 12 8, 2 6 2 4 8,
2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 1 जा 1 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 2 जा 2 इंटू -1 -2 प्लस 8 3 जा 24 और 3 इंटू +1 3, तो ये हो जाएगा आपका +1/24। तो v की वैल्यू, अब यहाँ रुकना नहीं है, आंसर ये नहीं है, आपको 1/v नहीं v चाहिए, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी +24 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आना ही था क्योंकि फोकल लेंथ 12 है और ऑब्जेक्ट 8 पे रखा है, यानी फोकस, पोल और फोकस के बीच में रखा है। तो कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी? कॉनकेव मिरर के पीछे, यानी राइट साइड। और अगर इमेज राइट साइड बनेगी तो इमेज का साइन क्या होगा? प्लस। तो मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया, है ना। कंसेप्ट क्लियर हो तो देखो क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो। अब क्या, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर इन दिस केस। अब इसका डायग्राम भी बनाना है। तो ये कौन सा केस है? ये स्पेशल केस है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाएंगे। बना लो कॉनकेव मिरर, ये रहा कॉनकेव मिरर, खटा खटा खट 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 खट। अब क्या गुजारेंगे? अब गुजारेंगे प्रिंसिपल एक्सेस। तो ये देखो बीचों बीच से पास हो गई प्रिंसिपल एक्सेस बुलेट ट्रेन की तरह। ठीक है, फिर क्या मार्क करेंगे? फिर ये मार्क करेंगे, क्यों? ये है पोल। फिर ये मार्क करेंगे, ये है फोकस, और इतनी ही दूरी पर ये मार्क करेंगे सी। आपके पास स्केल रहेगा तो आप कर ले जाओगे, मैंने अंदाजे से किया है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ रखेंगे? तो ऑब्जेक्ट भैया पोल और फोकस के बीच में है। कैसे पता चला? अरे क्वेश्चन समझो ना, क्वेश्चन देखो। पोल और फोकस की दूरी, फोकल लेंथ है 12, ऑब्जेक्ट है 8 पे, तो यानी फोकस से भी कम दूरी पर है ना। तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। अब इससे लाइट रेज कैसे निकलेंगी? तो जो लाइट रेज यहां से पैरेलल जाएंगी वो कहां से पास होंगी? फोकस से। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे जा रही थी वो यहां से टकरा कर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ठीक है, अब इन दोनों लाइट रेज को आगे बढ़ा दो। तो यहां कहीं क्या बन रहा है? यहां कहीं बन रहा है इमेज। और ये जो इमेज है, ये इमेज कितने दूरी पे बन रहा है? इमेज बन रहा है 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो पोल से इमेज की दूरी राइट साइड तो प्लस होगा। तो ये रहा इमेज, आप यहां लिख दो, ये है इमेज, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। बन गया रे डायग्राम। ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में है तो 2 नंबर आपका ये पूरे कैलकुलेशन का है, 2 नंबर, और 1 नंबर डायग्राम का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब कुछ बच्चे होंगे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन लास्ट में उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इसमें रे डायग्राम भी बनाना है ना। कई बार जल्दीबाजी में क्या होता है, यहां तक सॉल्व कर लिया, सोचा कि बस सॉल्व ही करना था। कई बच्चे डायग्राम बनाना भूल जाएंगे तो 1 नंबर वहां कट जाएगा। आता हुआ क्वेश्चन अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो फिर बहुत दुख होगा, क्योंकि आपके 80 में 80 आ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे छोड़ते चलोगे तो फिर दिक्कत होगी। नहीं, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर लिख लो, और फिर एक बार क्वेश्चन को देखो, हाँ मैंने निकाल लिया कि नहीं। हाँ, मैंने इमेज का डिस्टेंस निकाल लिया है, मैंने रे डायग्राम बना लिया है, मैंने क्वेश्चन कर लिया है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। सतर्क सावधान रहेंगे, सब कुछ मुमकिन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए दिया हुआ है 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी दिया है 1.3। If the speed of light in air is 3 into 10 की power 8 meter per second, what is the speed of light in medium A and B respectively? ओ हो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए में भी पूछा है और बी में भी पूछा है। तो सबसे पहले हम मीडियम ए का देख लेते हैं, है ना। तो मीडियम अगर ए की बात करें तो मीडियम ए में स्पीड ऑफ लाइट, यानी हमें v पता करना है, और v बराबर होगा c/n। c की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, c की वैल्यू होता है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मीडियम ए में लाइट की स्पीड पता करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मीडियम ए की रखना पड़ेगा, और ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5।
तो यहाँ आपने रख दिया 1.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये चला जाएगा 2 टाइम्स, तो आपका मीडियम ए में लाइट की स्पीड आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट का ध्यान रखना, ये मीडियम ए का हो गया। अब मीडियम बी के लिए कोई अलग से चमत्कार थोड़ी करना है, वही फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यू बस दूसरी पुट करना है। तो मीडियम बी के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। मीडियम बी में लाइट की स्पीड पता करना है, हाँ सर पता करना है। तो v बराबर c/n हो जाएगा। c की वैल्यू तो फिक्स रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हाँ सर ये तो फिक्स रहेगी। n की वैल्यू क्या रखूं, तो v किसका, b का, तो n किसका, b का, यानी मीडियम b का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखोगे। तो मीडियम b का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33, तो यहां रख दो 1.33। अब 3/1.33 करोगे तो ये आपको करना पड़ेगा, है ना। ये सब छोटे छोटे कैलकुलेशन होते रहेंगे, तो इसके लिए आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। और ये आ जाएगा 2.25, 3/1.33 का आ जाएगा 2.25, बाकी 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। तो मीडियम ए और बी दोनों में मैंने स्पीड ऑफ लाइट पता कर लिया, क्लियर। और फॉर्मूला कौन सा लगाया, फॉर्मूला एक ही था, n = c/v, उसको मैंने बदल दिया v = c/n, है ना। हो सकता था आपको स्पीड दे देता और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता, तो इसका रिवर्स पूछ सकता है कि स्पीड देकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे। यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर स्पीड पूछा था, स्पीड देकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछ सकता है, तब ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फोकल लेंथ दिया है किसका, कॉनकेव लेंस का, ओके। कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो यानी क्वेश्चन लेंस का है। क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया क्वेश्चन लेंस का है, तो फॉर्मूला भी जो लगेगा वो लेंस का लगेगा, मिरर वाला मत लगा देना, इसीलिए मैं कह रहा हूं अंडरलाइन करने को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, तुरंत लिखा मैंने गिवन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ दिया हुआ है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है माइनस, तो ये हो गया -20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितने दूरी पर एक 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो ये टॉल उसकी डिस्टेंस नहीं है, उसकी हाइट है। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं है, ऑब्जेक्ट का हाइट है। गलती से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू मत समझ लेना, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो पूछा है ऑब्जेक्ट को लेंस से कितने दूरी पे रखें सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो यानी इमेज की डिस्टेंस दी गई है, इमेज की डिस्टेंस कितनी है 15। अब आप ये बताओ, यहां तो बताया नहीं कि प्लस होगा कि माइनस, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो लेंस कौन सा है, कॉनकेव, और कॉनकेव लेंस जो भी इमेज बनाता है वो कहां बनाता है, तो या तो फोकस पे बनाएगा या ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनाएगा, लेकिन जो भी बनाएगा वो बनाएगा ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड इमेज, है ना, क्लियर। तो अगर इमेज लेफ्ट साइड बन रही है तो इमेज का साइन क्या होगा माइनस, यानी कि यहां आपका साइन बताया नहीं है, ये अपना कॉमन सेंस, आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यहां माइनस लगेगा। देखो क्वेश्चन में नहीं बताया, क्वेश्चन में ये बोल दिया है लेंस कॉनकेव है और जो इमेज बन रही है वो 15 सेंटीमीटर पे बन रही है, लेकिन आप इस इमेज की डिस्टेंस का साइन माइनस लोगे कि प्लस, ये आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है वो बताएगा। भैया कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में जो भी इमेज बनती है वो इमेज हमेशा लेफ्ट साइड बनती है। किसके लेफ्ट साइड, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पे बनेगी तो भी लेफ्ट साइड है, नहीं तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं बनेगी तो भी लेफ्ट साइड है ना, क्लियर। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब इमेज की डिस्टेंस माइनस होगी, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बताया नहीं गया है, हिडन इंफॉर्मेशन है, बहुत अच्छा PYQ है। तो अब आपको V पता चल गया तो U पता कर लेंगे। और क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट की हाइट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है
तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा प्लस लेते हैं, तो ये हो गया +5 सेंटीमीटर। और क्या भी कैलकुलेट करना है, साइज ऑफ इमेज, यानी आपको दो चीजें निकालनी है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज की हाइट यानी साइज, दो चीजें पता करनी है। तो पहले हम u पता करेंगे, u पता चल जाएगा तो hi भी पता लग जाएगा। तो u कैसे पता करें, तो क्वेश्चन लेंस का है तो लेंस फॉर्मूला लगा दे, है ना। 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी थी, -15, तो हो जाएगा माइनस, ठीक है, -1/u = ये हो जाएगा माइनस कितना 20, ठीक है। ये हो जाएगा -1/15, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो +1/20 और इसको उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/u, ठीक है। अब 15 और 20 का एलसीएम निकाल लो, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 15 और 20 का एलसीएम 2 15 10 2 15 5 3 5 5 1 1 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 आ जाएगा। तो 15 और 20 का एलसीएम 60, तो 15 4 जा 23 जा, तो ये आ गया -1/60, -1/60 = 1/u। देखो अप्रोच देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे स्टेप वाइज सॉल्व करना है, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -60 सेंटीमीटर, और u हमेशा माइनस में होता भी है, इसका मतलब मैंने साइन वाइन सभी सही लिया है, तभी तो u का साइन माइनस में आया। तो u तो पता चल गया। अब u पता चल गया तो लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन निकालो। तो मैग्नीफिकेशन लेंस के केस में क्या होता है, v/u, v कितना है, v है -15, u कितना है -60, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 15 से 4 टाइम चला जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा आपका +1/4, ये आ गया मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता है, मैग्नीफिकेशन = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैग्नीफिकेशन तो हमने निकाल लिया +1/4, हाइट ऑफ इमेज पता करना है, हाइट मतलब साइज, एक चीज है, कंफ्यूज मत होना, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है +5, तो ये हो जाएगा HO की जगह हो जाएगा +5, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 5/4 सेंटीमीटर, ठीक है, 5/4 सेंटीमीटर। और इसको चाहो तो 4 1 जा 0 4 2 जा 8 1.25 लिख दो, ठीक है, +1.25 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव आएगी क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रहा है। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, और ऊपर बनेगा तो इमेज की साइज हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। और यहां देखो पॉजिटिव आया भी, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ठीक है, क्लियर। चलो, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, यानी डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज। तो ये देखो डिमिनिश्ड इमेज तो बन रही है, ऑब्जेक्ट का हाइट है 5 और इमेज की हाइट है 1.25, तो छोटी बन रही है, तो ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है। क्या है, पढ़ो। इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई ए चार्ज ऑफ 500 कूलम, अंडरलाइन कर दो, जब भी कहीं वैल्यू दिखे अंडरलाइन कर दो। इफ द करंट ड्रॉन बाय द डिवाइस इज 25 मिली एम्पियर, फाइंड द टाइम इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी डिस्चार्ज कंप्लीटली। फाइंड द टाइम इन विच इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी डिस्चार्ज कंप्लीटली, टाइम निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको दिया क्या है, तो वही जो गिवन है वो लिखो। आपको क्यों दिया हुआ है, कितना, 500 कूलम, और आपको करंट दिया हुआ है कितना, 25 मिली एम्पियर। अब एक चीज गौर फरमाने वाली है कि मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सारी वैल्यूज ऐसा यूनिट में होनी चाहिए। तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, ठीक है,
लेकिन करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, यहाँ मिली एम्पियर है, उसको बदलना पड़ेगा। तो 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 10⁻³ तो ये हो जाएगा 25 इंटू 1 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ अब ये एम्पियर में बदल गया। अब आपको टाइम निकालना है, तो Q पता है, I पता है, T निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है फॉर्मूला कि करंट बराबर क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी Q/T। तो T पता करने के लिए क्या करना होगा? Q/I। Q कितना है? 500 कूलम और I कितना है? 25 इंटू 10⁻³ 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो कूलम अपॉन एम्पियर करोगे तो टाइम किस में आएगा? सेकंड में। तो ये आपका हो गया 25 से ये 2 टाइम्स ये 20, तो ये हो गया आपका 20 और 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻+3 हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻⁴ या 1 2 3 4, ये आपका आंसर आ गया। और आंसर सेकंड में आएगा क्योंकि ये कूलम में रख रहे हो, ये एम्पियर में रख रहे हो, तो टाइम सेकंड में आएगा। ये 10⁻³ है, ऊपर ले जाऊंगा तो +3 और ये 10 मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁴। अब चाहे 10⁻⁴ लिख दो, 2 इंटू 10⁻⁴, या 2 इंटू 4 टाइम्स 0 लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अगले क्वेश्चन पे। आपको 2 आइडेंटिकल रजिस्टर बोला है, 2 आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं 24 ओम ईच, यानी दोनों का रेजिस्टेंस सेम है और ये दोनों 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन विथ मिनिमम रेजिस्टेंस एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अच्छा, आपके पास 2 रजिस्टर्स है, ठीक है, ये भी 24 ओम और B ये भी 24 ओम। तो आपको पावर का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो पावर का रेशियो, कौन सा पावर? वो पावर जिस केस में रेजिस्टेंस मिनिमम था और वो पावर जिसमें रेजिस्टेंस मैक्सिमम था, तो दोनों केस में जो पावर आएगा उसका रेशियो निकालना है। तो पहले केस में पावर निकाल लेते हैं। पहला केस क्या है? मिनिमम रेजिस्टेंस। तो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा कितना? तो ये दोनों रजिस्टर है ए और बी। अब इन दोनों की मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम हो सकती है जब हम इसको किस में जोड़े? पैरेलल में। तो अगर मैं 24 और 24 को पैरेलल में जोड़ दूंगा तो 1/r मिनिमम ये हो जाएगा 1/24 प्लस 1/24, यानी ये हो जाएगा 2/24। 2/24 यानी 1/12। तो R मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 ओम। ये मिनिमम रेजिस्टेंस है, क्योंकि मिनिमम रेजिस्टेंस तभी होता है जब कॉम्बिनेशन किस में कनेक्ट करो? पैरेलल में। तो मैंने पैरेलल में जोड़ा इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो अभी तो R निकला है। अब इस केस में पावर निकालो, तो पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पावर इक्वल टू VI लगाएंगे कि पावर इक्वल टू I²R लगाएंगे कि पावर इक्वल टू V²/R लगाएंगे? तो क्वेश्चन में क्या दिया है? R पता है, V पता है, R पता है, V पता है और P यानी पावर पूछा है। तो पावर में आना है तो V और R पता है, तो भैया यही फॉर्मूला लगेगा ना। तो आपको पावर के कौन से फॉर्मूले, अब ये आपको सीखना पड़ेगा कि पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। क्वेश्चन में कौन सा लगेगा ये डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्या है। तो जब V और R पता है तो पावर निकालने के लिए मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तभी निकलेगा। तो इस केस में पावर निकालो। किस केस में? अब मिनिमम रेजिस्टेंस के केस में पावर निकालो। तो मिनिमम रेजिस्टेंस के केस में जो पावर आएगा, पावर हो जाएगा V²/R मिनिमम। तो V² कितना है? 6। तो 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 अपॉन R मिनिमम। R कितना है? 12 ओम। ठीक है, तो ये 6 दूनी 12, 2 3
तो ये आ गया आपका कितना 3 वॉट। तो अगर रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो उस केस में पावर कितना है 3 वॉट। अब आ जाते हैं बी केस में, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अब 24 के दो रजिस्टर मैंने आपको दे दिए और मैं ये कह रहा हूं कि दोनों को ऐसा जोड़ो कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ जाए। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस तब आएगा जब आप दोनों को किस में जोड़ोगे, सीरीज में। तो 24 को अगर आप सीरीज में जोड़ोगे तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा 24 + 24, तो ये हो जाएगा 48 ओम। ठीक है, अब पावर निकालो तो फॉर्मूला तो यही लगेगा V²/R, लेकिन R कौन सा रखेंगे, इस बार मैक्सिमम वाला रखेंगे। तो ये हो जाएगा 6 × 6/48। तो ये जाएगा 6 × 6 = 36, ये हो गया 6 × 8 = 36, 6 42 6 48, हाँ 6 × 8 = 48, और ये 2 3 = 6, 2 4 = 8। तो ये आ गया आपका 3/4 वॉट। ठीक है, तो 1 वॉट ये आया पावर, 1 वॉट ये आया। अब दोनों का रेशियो, तो P/P, ये मान लो PA और ये मान लो PB, दोनों केस का पावर। तो ये 3 वॉट और ये 3/4 है ना, 3/4। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 ऊपर चला गया, तो ये रेशियो आ गया 4/1। ये आपका आंसर है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे तो आप अगर पहले से बनाकर नहीं चल रहे हो तो नहीं बनेगा, या बना भी तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, है ना। तो एक बार पावर निकाला जब रेजिस्टेंस मिनिमम था, और एक बार पावर निकाला जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम था, और फिर दोनों पावर का आपने रेशियो ले लिया और रेशियो लेकर आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया विच नीड्स बाईफोकल लेंस। पता ही है प्रेसबायोपिया को कैसे ठीक करते हैं, बाईफोकल लेंस से। और बाईफोकल लेंस के लिए आपके पास दो लेंस का कॉम्बिनेशन होता है। एक लेंस का पावर -4 डायोप्टर है, दूसरे लेंस का पावर +2 डायोप्टर है। Which one of these two lenses is for the correction of distant vision and what is its focal length? तो ये जो पावर माइनस में है ये कौन सा लेंस है बताओ। तो माइनस पावर है तो मतलब कॉनकेव लेंस है। और ये जो दूसरा लेंस है जिसका पावर प्लस में है, तो पावर प्लस में किस लेंस का होता है, कॉन्वेक्स का। तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो बाईफोकल लेंस में दो लेंस होते हैं, कॉनकेव भी होता है, कॉन्वेक्स भी होता है। तो बाईफोकल लेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ लेंस। अब इसमें डिस्टेंट विजन के लिए कौन होता है, तो डिस्टेंट, ये देखो ये कमाल का क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा डिस्टेंट विजन, दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में काम आएगा, तो ये कॉनकेव आएगा। ये फॉर डिस्टेंट विजन है। और पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए कॉन्वेक्स आएगा, तो ये नियर बाई विजन के लिए। तो आपने ये तो बता दिया कि डिस्टेंट विजन को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, हम ये वाला लेंस यूज करेंगे जो कॉनकेव है, जिसका पावर -4 डायोप्टर है। ठीक है, तो ये आंसर होगा, ये लेंस होगा। अब इसका फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ के लिए तो सिंपल है, फोकल लेंथ बराबर 1/पावर। 1/पावर, पावर कितना है डिस्टेंट विजन, तो -4 डायोप्टर, तो यहां आपने लिखा माइनस, यहाँ लिखा 4 डायोप्टर, ये हो जाएगा -1/4, 1/4, और 1 डायोप्टर को हम लिख देते हैं मीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितना आ गया -1/4 मीटर। चाहो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 4 2 = 8, 4 5 = 20, तो -25 सेंटीमीटर। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों में से जो चाहो लिखो। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। अगर इसी क्वेश्चन में ये बदल देता कि इन दोनों लेंस में से कौन सा लेंस नियर बाई ऑब्जेक्ट को करेक्ट करने के लिए, यानी कि नियर विजन को करेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है, तो आपका आंसर ये होता।
और तब उसका फोकल लेंथ निकालने को पूछता तो फिर हम पावर में ये वैल्यू रखते, तो हमारा जो फोकल लेंथ है वो प्लस में आता, यहाँ जो हमारा फोकल लेंथ माइनस में है क्योंकि पावर माइनस में है। डन। चलिए, तो ये रहा इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट फिजिक्स के टॉप 10 न्यूमेरिकल्स, और ये सारे न्यूमेरिकल्स PYQ थे, यानी कभी ना कभी 2024, 25, 23 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हो तो आपसे सारे अभी के लेवल के सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, और इसी फॉर्मेट के पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स। तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई आई होप। तो जाते जाते आपको एक बार और बता दूं कि हमारा क्रैश कोर्स आ चुका है 949 में, उड़ान प्रो 2.0। क्रैश कोर्स नहीं लेना चाहते हो, अभी डेमो क्लास देखकर फिर डिसाइड करोगे, तो वो भी आप 149 में 10 दिन का डेमो क्लास ले सकते हो क्रैश कोर्स का। अगर क्लासेस नहीं चाहिए, सिर्फ सैंपल पेपर चाहिए सोल्यूशन के साथ, और साथ में साइंस की चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बुक, तो ये 550 में आपको मिल जाएगी। और साइंस की चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बुक प्लस साइंस की चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स जो रिवीजन में आपको हेल्प करेगा, अगर वो दोनों चाहिए तो आपको 249 में कॉम्पिटेंसी और हैंड रिटन नोट सारे चैप्टर के मिल जाएंगे, और इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी जाइए, जो आपको पसंद है वो चीज़ परचेज कीजिए और हमारे साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, और आपको और कैसे वीडियोस चाहिए वो भी बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि वो वीडियो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ले आ सकूं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।